नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी के बीच चलने वाली ये ट्रेन 958 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये दूरी मात्र 14 घंटे में पूरी होगी। अभी इतनी दूरी को तय करने में करीब 17 घंटे का समय लगता है। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। इनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी का कोच होगा। पीएम ने पश्चिम बंगाल में 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वर्चुअली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है। गरीबों का हक छीना जा रहा है। बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, एक बहुत बड़ी चुनौती। वहीं दिल्ली विधानसभा के विवादित वीडियो को लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वीडियो की सच्चाई पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की रिपोर्ट में वीडियो को ओरिजिनल और बिना किसी छेड़छाड़ के बताया गया है। वीडियो के विजुअल और ऑडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या डॉक्टरिंग नहीं की गई है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल को भेज दिया गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ऑडियो वीडियो है वो एक ही है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था, वहां पर विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल ने भी इस मांग पर अपनी मोहर लगा दी थी। मैं पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि शब्दशः गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। जो भी घटनाक्रम पंजाब में हो रहा है, उस पूरे घटनाक्रम पर हम निश्चित रूप से सीबीआई की जांच करवाएंगे। सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो उसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द वीडियो, इट इज टू स्टेट दैट वी हैव रिसीव्ड द ट्रांसक्रिप्शन मार्क्ड एग्जिट 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, एंड लिसन to the same at the laboratory and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system. सदन की वीडियो के तो खबर पर ज़्यादा जानकारी
और ज़्यादा चर्चा के लिए अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। अविरल जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक वीडियो को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। अब एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने आई है, ऐसा विजेंद्र गुप्ता का कहना है, और उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने एफएसएल की भी सीबीआई जांच कराने की बात कह दी है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो हर प्रकार से तैयार है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपमान करने का काम किया गया, ये कृत्य सामने आया, ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश की जनता का, देश भर की जनता का, निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसमें किसी रूप में कोई फट नहीं है। और जहां तक आतिशी मार्जना जी का विषय है, वो निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता है दिल्ली प्रदेश की, निश्चित ही पूर्व मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की नेता है, लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से अपमान करने का सिख धर्मगुरुओं का, तो किसी रूप में वो नहीं कर सकती, सिख समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अविरल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आतिशी ने किसी तरह का कोई अपमान यहाँ पर किया ही नहीं है। देखिए, वो तो इन्हें सब कुछ लगता है कि सब कुछ बरगलाने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता के आधार पर बात करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो उनके साथ है, जो उनके कर्म है वो उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनभावनाओं के साथ है, जनता के साथ है, और जनता में जो आक्रोश है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, इसमें किसी रूप से कोई दो राय नहीं। चलिए अविरल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है और वहीं दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ इस वीडियो से नहीं की गई थी, सदन की रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो फॉरेंसिक लैब की भी सीबीआई जांच करवाएंगे। तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवादों में है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। विवाद के बाद वीडियो की जांच की बात कही गई थी, जिसे आज सार्वजनिक कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी किस तरह से सोच सकती है और कहां तक उसकी कल्पना जाती है, आम आदमी पार्टी उसकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। आधे सच की प्रेस वार्ता आपने आज सुबह सुबह सुनी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा, लगभग वही दिल्ली सरकार की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है। खोदा पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सोच सकती है, ये कहां तक इनकी कल्पना जाती है, आम आदमी पार्टी अब इनकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा, और मैंने बता दिया था जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया, ऐसे आधे सच का सहारा लिया जाएगा। और आधे सच की पूरी प्रेस वार्ता आज आपने सुबह सुबह सुनी। और मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को धमका के जो रिपोर्ट लाई दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अब तो सब इन्हीं का है। विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने, तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। खोदा पहाड़। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित शर्मा जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद। अमित जी, पहले एक वीडियो को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। अब एफएसएल की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर भी एक स्थिति बन गई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला था वो हमें पहले से पता था और भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिश है। तो ये कब तक चलता रहेगा सर इस तरीके का खेल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति दोनों के बारे में देश और दुनिया की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सच बोलती है, चाहे वो दिल्ली के मुद्दे पे हो, चाहे वो पंजाब के मुद्दे पे हो, चाहे वो देश के मुद्दे पे हो। भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी वीडियो क्लिप अगर कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उस वीडियो को घुमा फिरा के क्लिप तोड़ मरोड़ को दिखाना और सोशल मीडिया के ऊपर उसको रिलीज करना और सोशल मीडिया उसको बढ़ावा दे करके इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और इसकी जांच भी आ गई है, जांच में भी कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़ मरोड़ के दिए, इसकी जांच में भी आई है कि ये वीडियो क्लिपिंग एडिटिंग की हुई है। तो ये इस तरीके की हरकतें ये राजनीति के ऊपर शोभा नहीं देती है। बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है और इनको किस बात का डर सताता है आम आदमी पार्टी से, हमें इस बात का समझ में नहीं आया है। क्योंकि ये कुछ भी कर ले, पंजाब दिल्ली में तो ये धोखाधड़ी से आ गया, लेकिन दिल्ली की जनता ने देख लिया कि बीजेपी शासित ना प्रदूषण पे नियंत्रण हो पाया, ना ट्रैफिक पे नियंत्रण हो पाया, ना जमुना की सफाई हो पाई, ना लोगों की सुविधाएं मिल पाई। ये हर चीजें अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इनके पास यही मुद्दा रह गया हिंदू मुस्लिम धर्म और धर्म निष्पक्ष लोगों को भड़काना कि आप गलत चल रहे हो। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली राजनीति है, इनकी कोई राजनीति का तौर तरीका सही नहीं है। लेकिन अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिखों के गुरुओं का अपमान करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। ऐसे में आतिशी क्योंकि एक बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री वो दिल्ली की रह चुकी है, उन्हें सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उस बात को ही झुठला रही हैं। आतिशी जी ने अपना जो धर्म गुरु के ऊपर जो भी उनका बयान था उनका बिल्कुल सही था, लेकिन इस वीडियो को एडिटिंग किया हुआ है और एडिटिंग करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बीजेपी करती है। हम कभी किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते और इसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी पर अमित जी, जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसको लेकर विजेंद्र गुप्ता जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि किसी तरह की सदन की जो पूरी रिकॉर्डिंग है उससे कोई विजेंद्र गुप्ता जी कोई जज नहीं लग रहा है कि जो कह दिया वही सही है। ये काम कोर्ट का है और जांच एजेंसियों की है। जो जांच एजेंसियां जो अपना डिक्लेरेशन देगी, जिस बात पे मोहर लगाएगी उस बात को सच माना जाएगा, ना कि विजेंद्र गुप्ता जी कह दे और रेखा गुप्ता जी कह दे, ये बनियों की सरकार कह दे, तो ये नहीं चलती। इसके लिए जांच एजेंसियां क्या कह रही है, कोर्ट क्या कह रही है, हमारा न्यायाधीश क्या कह रहा है, इसके ऊपर चर्चा करने की विषय है। ये विजेंद्र गुप्ता जी का तो काम है कहना है। विजेंद्र गुप्ता जी अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी और विजेंद्र गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में हाल बना रखा है, इन्होंने प्रदूषण के ऊपर क्या काम कर दिया, इन्होंने क्लाउड सिटी कराने का काम किया, वो भी नहीं हो पाया। बादल उठ के भाग जा रहे थे, इनके प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पा रहे, इनकी ट्रैफिक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली के अंदर ये सुधार नहीं पा रहे हैं। तो इनका ब्लेम लगाने का एक काम आ गया, क्योंकि 2027 में एमसीडी चुनाव आने वाली है और दिल्ली में पूरा मन बना के बैठा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी और अपना दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा अमित जी, आम आदमी पार्टी का अब अगला स्टैंड क्या रहने वाला है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में सियासी तकरार देखने को मिल रही है? देखिए, हार के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक कदम पीछे गया तो समझ लीजिए कि हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और हारने के बाद हमने ऐसा नहीं है कि हमने हारा है दिल्ली तो हम कहीं जीत नहीं पाए। हमने तो उस राज्य में जीते हैं जो बीजेपी का गढ़ हो। हम तो गुजरात भी जीत के आए, गोवा भी जीत के आए, निकाय चुनाव में हर जगह जीते। हम तो पंजाब जीत के आए। जब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, इनका कहना, इनके कहने से सरकार नहीं चलती और दिल्ली नहीं चलती, देश नहीं चलती। हाँ, दिल्ली इनके झांसे में आ गई, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ हमारी रणनीति है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें लेके आएंगे। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आतिशी पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रग रग से हम वाकिफ हैं और आतिशी ने किसी धर्म गुरु का अपमान नहीं किया है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी
10,000 रुपए में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही हैं। ममता बनर्जी भारत के करोड़ों रुपए केवल इसी में खर्च कर रही हैं। इसी वजह से आईपैक दफ्तर पर ईडी छापे से घबरा गई, फाइलें छीन कर ले गई। मैं ममता बनर्जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बंगाल को बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। बंगाल आध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है, लेकिन आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसी तप की भूमि पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति बन गई है। तुष्टीकरण की नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है, उन सारी प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार। तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहे। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस। उधर ईडी ने अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बड़े पैमाने पर नियम किए धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी का कहना है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मेडिकल कॉलेज को वर्षों तक फर्जी अनुपालन के सहारे चलाया गया, जबकि पूरे सिस्टम पर सिद्दीकी का सीधा और सेंट्रलाइज नियंत्रण था। चार्जशीट में दावा किया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों को पूरा दिखाने के लिए दर्जनों डॉक्टरों को केवल ऑन पेपर नियुक्त किया गया। ये डॉक्टर न तो कैंपस में नियमित रूप से मौजूद थे और न ही पढ़ाने या इलाज से जुड़े थे। कुछ डॉक्टरों ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि वो घर से काम कर रहे थे, जिसे ईडी ने एक नियमित और अवैध व्यवस्था बताया। इन सभी नियुक्तियों को मानव संसाधन विभाग की सिफारिश के बाद जावेद सिद्दीकी की मंजूरी से किया गया। सबसे गंभीर आरोप रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी उमर उन नबी की नियुक्ति को लेकर है। ईडी का कहना है कि बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक किए उसे यूनिवर्सिटी में नौकरी दी गई। इसी तरह कई अन्य लोगों की भी बिना जांच की नियुक्ति की गई, जिन पर अंतिम मुहर सिद्दीकी ने लगाई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, एआई वीडियो बनाकर गुमराह करने के प्रयास हो रहे हैं, सनातन की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वो इस प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वो सभी मंदिर हम इससे संरक्षित होंगे। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके
इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां मित्रों कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी काल बनकर घरों तक पहुंच गया। जहरीला पानी पीकर हजारों लोगों की तबीयत बिगड़ी और 28 दिन में 24 मौतों ने प्रदेश और देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। आज राहुल गांधी इंदौर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों से अभी मिला हूं। इनके परिवार में लोगों की मृत्यु हुई है, लोग बीमार हुए हैं। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दी जाएगी। ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, इसमें पीने का पानी नहीं है। लोगों को डराया जा रहा है, इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल और ये सिर्फ इंदौर में ही नहीं, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम प्रदूषण, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। यहाँ जिन लोगों ने ये कराया है, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा, तो कोई ना कोई जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए और इन्हें तो मुआवजा मिलना है। ये जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, इसके लिए इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। ये हमारे साथ हैं। वहीं आने वाले बजट सत्र में पेश हो रहे बीज एक्ट 2025 का पंजाब ने विरोध किया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह विरोध जताया और कहा कि पंजाब को विश्वास में लेने के लिए यह बिल कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नए बीज एक्ट में निजी कंपनियां तय करेंगी कि कौन सा बीज लगाना है और कौन सा नहीं, जबकि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम जो फसल लगाते हैं उसी में से कुछ हिस्सा अगले साल लगाई जाने वाली फसल लगाने के लिए स्टोर कर लेते हैं। ऐसे में कोई कंपनी ये तय नहीं कर सकती कि हम कौन सा बीज लगाएं या ना लगाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ये बीज एक्ट संसद में नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हमें भरोसा दिया है कि वो इस संबंध में मंत्रालय से बात करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 किसानों और कृषि संगठन ने इसका विरोध जताया है। ये बिल मौजूदा भारतीय बीज अधिनियम 1966 और बीज आदेश 1983 को बदलने के इरादे से तैयार किया गया है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इसके प्रावधान छोटे किसानों और पारंपरिक बीज प्रणालियों के खिलाफ है। नया बीज विधेयक में दावा किया गया है कि बाजार में गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। यह घटिया या नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाएगा। वहाँ खेती करने के लिए आई कार्ड बने हुए और बीएसएफ को साथ में जाना पड़ता है, उन किसानों के साथ जाना पड़ता है। तो मैं 2-3 बार ये मुद्दा मैंने एचएम साहब के सामने पहले भी रखा था। आज उन्होंने कहा कि हम इस पे फैसला लेने वाले हैं कि हम शायद तार को आगे कर देंगे। पठानकोट में ऐसा करके देखा है पहले कि तार को आगे कर लो। जो इंटरनेशनल रूल है वो 150 मीटर का, हम 200 मीटर रख लेते हैं। चलो 300 मीटर रख लो, 300 मीटर पे तार रख ली हमारी तरफ, तो बहुत हजारों एकड़ ज़मीन जो है, जो भारत की ज़मीन है, लेकिन खेती करने के लिए बीएसएफ को साथ में जाना पड़ता है। वो ज़मीन तार के इस पार आ जाएगी तो वो किसान जो है वो बिना रोक टोक अपनी खेती कर सकते हैं। इस बात का आश्वासन मुझे एचएम साहब ने दिया है। मैं आभारी हूँ उनका कि ऐसा वो मेरे आग्रह पे वो सोच रहे हैं। वहाँ खेती करने के लिए
उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला राजबाड़ी जिले के सदर उपजिला से सामने आया है, जहां एक हिंदू युवक की कथित तौर पर जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को हुई, जिसने इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में हुई है। वो राजबाड़ी के गोलांदा मोड़ के पास स्थित करीम फिलिंग स्टेशन में काम करता था। बताया जा रहा है कि एक वाहन चालक ने पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया, लेकिन जब उसने भुगतान करने से इनकार किया तो रिपन शाह ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी चालक ने जानबूझकर गाड़ी रिपन पर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अबुल हाशिम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं वाहन चालक को भी पुलिस ने बानीभान निपारा गांव से हिरासत में ले लिया है। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 और रेलवे ट्रैक को फिर से जाम कर दिया है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये विरोध बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद भड़का। इससे एक दिन पहले झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिससे सड़क और रेल रूट घंटों ठप रहा था। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा स्टेशन के पास रेल गेट में तोड़फोड़ की और रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाया। इसके चलते कृष्णनगर और लालगोला के बीच ट्रेन बंद कर दी गई। पुलिस के अनुसार सैकड़ों स्थानीय लोग बेलडांगा के बरुआ मोड़ पर नेशनल हाईवे 12 पर जमा हो गए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया और कई वाहन फंस गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।